पूरी बात सिर्फ ये दो चीज़ पे टिकी हुई है कि पैसे नहीं है और जजेस नहीं है। लेकिन ये तो सच है ही नहीं। ये तो प्रॉब्लम है कि जुडिशियल सर्विसेज में उनको हर एक जज को गाड़ी नहीं मिलती है। तो बहुत सारे जैसे दिल्ली में भी 3-4 जज एक गाड़ी को पूल करके जाते हैं। किस उम्र में जज बन रहे हैं अभी लोग? मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जो एवरेज एज है वो डिक्लाइन होती जा रही है, कि जो एवरेज एज है वो 25 से 28 की हो गई। कि जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड सा केस है जो 5 साल चला, 6 साल चला, एक जज साहब उस पर 3 साल रहे और वो चले गए। अब जो नए जज साहब आए वो वहीं से शुरू करते होंगे, हम तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या उनके आने से पूरे केस को लेकर जो अप्रोच है जुडिशरी की वो बदल जाती है? बात ये नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल की जा रही है वही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। जज जो हैं वो जमानत कम देने लगे हैं और कई बार जो सरकार से मुआवजा लेकर पीड़ित को देना है ये भी कम हो गया है, क्योंकि कुछ मामले आप लोगों की किताब बता रही है ऐसे भी हैं जिनमें देखने को मिला कि जमानत ज़्यादा देने वाले जज पर इंक्वायरी बैठ गई और मुआवजा ज़्यादा दिलवाने वाले पर भी बैठ गई। इससे जज डर गए। बहुत सारे केस हमको मिले हैं जहाँ पे जज को भी तारीख पे इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्हें भी धक्के खाने पड़े फाइनली। कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे रूल्स बनाए आरटीआई के अंदर, हाँ। हाई कोर्ट तो उसको डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर ले। लेकिन हाई कोर्ट्स आपके खुद के रूल्स जो बना रहे हैं, एकदम कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है हाई कोर्ट्स के फंक्शनिंग की। कि जो हाई कोर्ट की कमेटी ऐसे जजेस को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ला रही है, मे बी वो सरकार से इन्फ्लुएंस हो। हाँ, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हो सकता है। बोल नहीं सकते, ऐसे कंटेम्प्ट हो जाए। लोगों को तो कोई आइडिया नहीं इस बारे में कि इसलिए केस फंसे हुए हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि लोग जज नहीं है हमारे पास। अदालतों के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जहन में हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है और वहाँ के जजों के फैसले होते हैं, क्योंकि ये फैसले होते हैं जो सुर्खियाँ बनाते हैं, जो विमर्श गढ़ते हैं। इनके फैसले ऐसे फैसले हैं जो हमारे जीवन के तौर तरीके भी बदलते हैं, क्योंकि कानून प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे कम बात होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। ये वो कोर्ट्स हैं जो लोअर कोर्ट कहलाई जाती हैं, लेकिन आम नागरिकों का, आम हिंदुस्तानियों का पाला सबसे ज़्यादा इन्हीं से पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई मामला होता है तो पहली दफ़ा जब आप कोर्ट पहुंचते हैं या जिन जज साहब से मिलते हैं वो इन्हीं अदालतों के जज साहब होते हैं और हमें इनके बारे में काफ़ी कम पता होता है। ज़्यादातर तो हम फिल्मों में या सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में कुछ कोर्ट रूम का सीन होता है, उससे आइडिया लगाते हैं कि कोर्ट्स ऐसे ही काम करती होंगी, मगर ऐसा है नहीं। बल्कि कोर्ट्स के काम करने का तरीका, इन अदालतों में काम करने वाले जजों की ताकत, उनके दर्द, उनकी परेशानियां, वो हमसे बहुत दूर है। तो एक किताब मेरे हाथ में पिछले दिनों आई जिसका नाम है तारीख पे जस्टिस। ये किताब ख़ास तौर पर ज़िला की जो अदालतें हैं, ज़िलों में जो काम करती हैं, उस पर बात करती है। बहुत मेहनत से लिखी गई किताब है, काफ़ी सारे इसमें जो है मेहनत हुई है, RTI लगी हैं और 2 लोग हैं जिन्होंने इसे मिलकर लिखा है, प्रशांत रेड्डी थिक्कावरपू। आप नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए हुए हैं। भारत सिंगापुर आपकी कर्मभूमि है और कई किताबें आप लिख चुके हैं कानून से जुड़ी हुई। हैदराबाद में आप रहते हैं, आज दिल्ली में है। इसके अलावा चित्राक्षी जैन आप भी मौजूद हैं। नेशनल एकेडमी फॉर लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च से आप पढ़ी हैं, यानी उसे नालसार्क भी कहते हैं, और DU और JNU से भी आपकी पढ़ाई हुई है। प्रशांत के साथ आपने इस किताब को लिखा है, दिल्ली की रहने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है चित्राक्षी आपका। और ये किताब मेरे हाथ में है, तारीख पे जस्टिस। बहुत लोगों ने कहा कि ये कैसा नाम है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो इसके पीछे की कहानी से शुरू करते हैं। आप में से जो शुरू करना चाहे प्लीज़। आपने वो हिंदी पिक्चर देखी हुई है 1993 दामिनी जो निकला था, तो उसमें सनी देओल का एक फेमस डायलॉग है जो तारीख पे तारीख दे रहे हो माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं दे रहे हो। तो उसका बस थोड़ा ट्विस्ट करके ये टाइटल चुने हमने, तारीख पे तारीख नहीं होना चाहिए, तारीख पे जस्टिस होना चाहिए। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ चूजिंग द टाइटल, बिकॉज दिस इज अ बुक अबाउट इंडियाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, which is generally what is featured in a lot of Hindi movies like Damini or Jolly LLB, Mamla Legal, all these TV series. It's about district courts. So we thought this would be an apt title to convey the frustrations of everybody that everyone has with India's district courts. देखिए, वैसे तो
हम जानते हैं खबरें जब आती हैं तो हाई कोर्ट से जुड़ी आती हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई आती हैं, और उन्हीं के जो जज हैं उनके फैसले जो हम तक पहुंचते हैं उस पर खूब विमर्श होता है। हम उनके नाम भी जानते हैं, अब तो खैर मीडिया में उनके नाम भी चलते हैं, टिप्पणियां भी चलती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर मैंने अभी तक कोई ख़ास किताब पढ़ी नहीं है, और सच ये है कि मैं तो नहीं चाहता कि लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन आम तौर पर लोगों को उसकी कोई एक दिमाग में तस्वीर भी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती होगी, कैसे वहाँ पर बहस होती होंगी, वकील करते होंगे, जज किस आधार पर फैसला देते हों, उनकी क्या ताकत है। तो यहाँ से एक बेस बनाते हैं। पहला सवाल ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर किताब लिखनी आपको क्यों ज़रूरी लगी? तो हमने भी उसी वजह से शुरू किया था कि हमने ये पाया कि बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो जो हमारी हायर जुडिशरी है उसकी ओर उनको वो अटेंशन मिला है जो स्कॉलरशिप में मिलना चाहिए, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा मामलों की सुनवाई इनके अगेंस्ट होती है, ये हर ज़िले में कोर्ट्स हैं, इसके बावजूद शायद इनकी जो मुश्किलें हैं उन पे शायद इतना ध्यान नहीं गया है, एक बहुत सीरियस अध्ययन नहीं किया गया है कि इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं इनको कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, इनके क्या जजेस की क्या मुश्किलें हैं, और पूरे प्रशासनिक तौर पर एज स्टेट जुडिशरीज़ की क्या मुश्किलें हैं, इसके बारे में हमें उतना लिटरेचर नहीं मिला। तो हमें लगा कि शायद ये गैप जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उसकी वजह से ये बुक लिखी गई। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जज कौन बनता है, तो थोड़ा सा बताइए प्रोसेस क्या है, कौन जज बनता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और इनकी ताकत क्या है, क्या तनख्वाहें हैं, क्या सुविधाएं हैं, ये सब थोड़ा बताइए। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 3 श्रेणी के जजेस होते हैं, सिविल जजेस होते हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जजेस होते हैं। तो इसमें जो काम जैसे बांटा जाता है वो सिविल और क्रिमिनल के तौर पर इसमें इंटरचेंजेबल होता है, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपको सिविल काम दिया गया है, कभी आपको क्रिमिनल काम दिया गया है। जो ताकत होती है वो इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी सेंटेंसिंग, कितनी सालों तक उनको पनिश कर सकते हो, उस पर क्रिमिनल ताकतों पर वो होता है। सिविल मामलों में ये होता है कि जो आपके जिसको कहते हैं जो जुरिस्डिक्शन है, कि आप इस तरीके के मामले जो इस वैल्यू तक के हों वो आप जज कर सकते हो। तो इन सब ताकतों को आधार मानकर इनका जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप अरेस्ट होते हैं तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, या आपका कोई भूमि अधिग्रहण का मामला है जिसमें आपकी ज़मीन काबिज कर ली जाती है, तो इसमें आप सिविल जज के सामने तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सामने ये मामले सुने जाते हैं। तो आम तौर पर जो जनता है उनको इन्हीं कोर्ट से सामना करना पड़ेगा अपनी जो एवरीडे समस्याएं हैं उनको लेकर। ये वो ज़्यादातर ऐसे मामले होते हैं जो इन कोर्ट्स के सामने ही सुने जाते हैं। जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किस उम्र में लोग आते हैं, तो इसमें 2 श्रेणियां हैं। एक तो जो जुडिशल सर्विस होती है और एक हायर जुडिशल सर्विस। तो जो जुडिशल सर्विस है उसमें लोग कॉलेज के बाद ही एक एग्ज़ाम लिख कर सिविल जज बन सकते हैं। तो हम इस बुक में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट्स की का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, कि इनमें कम से कम ये 5-7 साल प्रैक्टिस करने के बाद इस सर्विस को ज्वाइन करें कि वो जज बनने के काबिल माने जाएं। क्योंकि अभी ये हो रहा है कि जो हमारी जो जिस उम्र पर लोग जज बनाए जाते हैं, जो जुडिशल सर्विस में आते हैं, वो कम होती जा रही है, यानी कि जो एवरेज एज ऑफ इंडक्शन है इन सर्विसेज में वो कम होती जा रही है। और हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि ये एज मतलब प्रैक्टिस करने के बाद लोगों को जज बनाया जाए, क्योंकि आप कॉलेज से निकले ही हैं, आपको प्रोसीजर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अपने अनुभव नहीं किए हैं, तो इसके अभाव में अगर आप जज बन जाते हैं तो वो क्वालिटी जो जस्टिस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है थोड़ा। तो किस उम्र में जज बन रहे हैं अभी लोग? तो जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जो एवरेज एज है वो डिक्लाइन होती जा रही है, कि जो एवरेज एज है वो 25 से 28 की हो गई है। अच्छा, मतलब आप सीधा जज बन गए 25 से 28 की उम्र में। दूसरा जो इसका कारण ये है कि जो अपर लिमिट फिक्स की गई है इन रूल्स में, वो ये है कि आप 32 साल के बाद आप नाकाबिल माने जाते हो इन एग्जाम्स को लिखने के लिए। तो हमारे और किसी कंट्री में देखा जाए तो ऐसे आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे कि इस
किसी मतलब मैजिस्ट्रेसी में या सिविल जजशिप में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा कि एक अपर लिमिट आपने की हुई है कि उसके बाद अगर आप मतलब इससे ऊपर अगर आप हैं तो आप उन पदों पर नहीं चुने जा सकते। ये तो मेरा ख्याल है कि आपने तो खैर किताब लिखी, पढ़ा होगा, देखा होगा कि जितनी ज़्यादा उम्र है उतना बेहतर होता होगा जज बनाने में। तो हाँ, ये हम इसी को मानते हैं कि अनुभव से आपका जो अनुभव और स्पेशली प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको अनुभव मिलता है, ठीक, उसको अगर आप मायना रख के चलें तो फिर आपकी क्वालिटी और जस्टिस डिलीवरी बेटर होगी। ठीक है। तो जैसा आप कह ही रही थी कि भाई अगर कोई आम नागरिक है, कोई मसला हो गया उसके साथ, तो पहली जो जगह है जहाँ वो पहुँचता है वो ये लोअर कोर्ट्स हैं और उन्हीं जज साहब से उसका सामना होता है। तो ये जो जज साहब सामने बैठे हैं, ये 25 से 28 साल की उम्र में मध्य प्रदेश में वो जज बन गए हैं, जबकि उनका कोई दुनिया को देखने का भी नज़रिया उतना विकसित भी नहीं हुआ। बस वो पढ़े हैं, इस पढ़ाई को और एग्ज़ाम दिया है, इसलिए बैठ गए। ठीक है, तो इन लोगों की तनख्वाहें क्या हैं, सुविधाएं क्या हैं, ताकतें क्या हैं? तो जो तनख्वाहें हैं वो देखा जाए तो इनमें जो राज्य सरकार है उसकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं राज्य के स्तर पर, उसकी पैरिटी पे होनी चाहिए। पर अब ये हो रहा है कि कई सालों से सुप्रीम कोर्ट एक मामला सुन रहा है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशंस के केस हैं, तो अब ये हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस कंडीशंस में जो भी इंक्रीमेंट्स दिए हैं वो इन पर लागू होने चाहिए। तो लगभग आप समझ लीजिए कि जो राज्य प्रशासनिक सेवाएं हैं उससे पैरिटी होती है, पर उससे शायद अब अधिक हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी की वजह से कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और ये जजेस हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट की वजह से अब इनकी शायद जो तनख्वाहें होंगी वो बड़ी होंगी। एग्जैक्ट जो स्केल है वो मुझे नहीं पता, पर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उस राज्य की, उसी के कंपैरिजन में होता है। अच्छा, तो अगर थोड़ा ऐड कर सकता हूँ, तो ये तो प्रॉब्लम है कि जुडिशियल सर्विसेज में उनको हर एक जज को गाड़ी नहीं मिलती है। तो बहुत सारे, जैसे दिल्ली में भी 3-4 जज एक गाड़ी को पूल करके जाते हैं ऑफिस, और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी उनका ज़्यादा नहीं है। अभी बना रहे सरकार, पिछले 15 साल से काफ़ी पैसे दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मकान बनवाने के लिए, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है कि फैसिलिटीज़ और सुविधाएं जो मिलती है जजेस को वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ इतनी अच्छी नहीं है। हाई कोर्ट जजेस के लिए बड़े बड़े मकान, गाड़ी सब होती है, लेकिन जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं उनके ये तो प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर उनका ये सैलरी और ये सब नहीं देख रहे। हाँ, तो मतलब जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों में पुलिस सिस्टम में देखते हैं, यहाँ पर भी ये सब बातें होती हैं, तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि हम जजों से तो बहुत दूर हैं, उनकी समस्याएं भी नहीं जानते हैं, उनकी ताकतें भी बहुत कम जानते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। मैं अभी कुछ दिनों पहले सुन रहा था, ये भी कहा गया, ये तो चलिए जजों के रहने और कारों के बारे में हो गया, तनख्वाहों के बारे में हो गया, कि कोर्ट में वॉशरूम्स भी नहीं है ठीक, और उसमें ख़ास तौर पर जो महिला वहाँ पर काम कर रही हैं, जज भी, उनके लिए भी काफ़ी तकलीफ़ें हैं। हमें तो नहीं पता था कि इतनी बुरी स्थिति है कोर्ट्स में। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है वो तो काफ़ी सारी है। जैसे आपने बताया कि अगर टॉयलेट्स भी नहीं है, और वो भी महिला जजेस के लिए भी टॉयलेट्स नहीं है कभी कभी, तो ये सब सिर्फ पैसे की वजह नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे दे रही है। एक स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जब से शुरू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 14,000 करोड़ लगभग 14,000 करोड़ फंड की चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये पैसे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स ये सब कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाना है, कुछ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ये पैसे कैसे खर्च हो रही है, उसकी कुछ अकाउंटिंग नहीं हो रही है। तो बात ये नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल की जा रही है वही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। जो प्रशांत ने बताया कि एक CSS चलती है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें जो जिला
न्यायालय और जो जजेस हैं उनके लिए रेसिडेंशियल घर बनाने का उसमें प्रावधान है। अब इस स्कीम में जैसे फंडिंग की जाती है वो ये है कि जो केंद्र सरकार है वो 60% देगी, उसको मैच करना पड़ेगा राज्य सरकार को 40%। ये रेशो है कि अच्छा, ये मिला जुला के हाँ, चलता ये है। मिला जुला के चलता है। तो वो शेयरिंग मामले पर ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। अब इसके एग्जीक्यूशन में बहुत सारी मुश्किलें हैं। वो ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है इसमें। तो वो जो कंडीशंस हैं कि हम राज्य सरकार को तभी पैसा देंगे जब आप हमें इतना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा कर दो। तो ये सब जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो केंद्र सरकार तय करती है। इसमें कई बार ये होता है कि जो कुछ राज्य सरकारें हैं जो फिस्कली थोड़ी सी सक्षम नहीं हैं, तो वो शायद इन योजनाओं पे उतना खर्च ना करना चाहें। तो जब वो मैच नहीं कर पाते हैं अपना कंट्रीब्यूशन, तो फिर सेंट्रल फंडिंग भी रुक जाती है। तो एक तो ये जो हमारी ज़्यादातर जो केंद्र राज्य के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं फिस्कल फेडरलिज्म की, तो इसके पीड़ित जज भी हैं, उसके पीड़ित जज भी हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कोई बहुत सीधी प्रोसेस तो होती नहीं है इसमें, क्योंकि जजेस भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो मान लीजिए अगर आप एक प्रक्रिया को देखें तो एक ज़िले के स्तर पर जो प्रिसाइडिंग डिस्ट्रिक्ट जज है वो एक प्रपोजल फ्लोट करेगा, फिर वहाँ से कलेक्टर लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल वो उसकी अनुमति वहाँ से मिलेगी, जो PWD इंजीनियर है वो उनका डिज़ाइन अप्रूव करेगा। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। उसमें आप इतनी कंडीशंस डाल दें कि 1 साल में आपको इतना यूटिलाइज़ करना है, तो इसकी जो ज़्यादा काफ़ी समस्याएं हैं, सिर्फ पैसा देना और उसका मतलब ये पोटेंशियल की पैसा मिल सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। हम पैसे का अभाव नहीं है, पर एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का अभाव है। तो इसमें हाँ, और इसमें दूसरी परेशानी ये भी है कि जो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ होती हैं वो उनकी एक बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि वो काफ़ी सारे जो फैसले हैं कि कहाँ कोर्ट्स आएंगे, कहाँ बनेंगे और किस तरीके का, तो वो जो अनुमति है वो हाई कोर्ट के स्तर पर होती है। क्योंकि ये पूरी बुक में हमारी एक रनिंग आर्गुमेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, वो संवैधानिक तौर पे हाई कोर्ट्स के पास है। बिल्कुल। तो जो ये प्रशासनिक जो कंट्रोल जो जिसको कहते हैं, वो हाई कोर्ट्स एक्सरसाइज करते हैं। आसान भाषा में पूरे राज्य में जहाँ जज बैठते हैं हर जिले में, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस सूबे की हाई कोर्ट के पास होता है, वो तय करता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई खास लेना देना है ही नहीं, होना नहीं चाहिए संवैधानिक तौर पर, लेकिन है। हाँ, लेकिन है। हाँ, तो वो हम उसमें हम बाद में जा सकते हैं। पर क्योंकि हाई कोर्ट्स, तो अब हाई कोर्ट्स ये काम कैसे करते हैं, वो अपना काम न्यायिक तौर पे बेंच पे भी कर रहे हैं, और फिर हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी कमिटी कलेक्टिव रूप में बैठते हैं, वो एक समूह में बैठते हैं। उन कमिटीज़ को अलग अलग टास्क दिए गए हैं कि आप इन जजेस की अनुशासिक कार्यवाही को देखेंगे। अच्छा। ये कमिटी इन जजेस इस पूरे राज्य में जितने कोर्ट्स बनने हैं, कौन सी बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, उनको देखेगी। तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं कि कितना खर्चा होगा, कहाँ कोर्ट्स आएंगी, ये सब हाई कोर्ट्स के लेवल पर किया जाता है इन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ के द्वारा। पर हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से ये कमिटियाँ चलती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं है, और ना ये अपने फैसले सार्वजनिक करती हैं। हमें नहीं पता कि ये किन चीज़ों को आधार मानकर ये फैसले लेती हैं। तो इनकी पूरी प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ये जो कमिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा पारदर्शिता से काम नहीं करती हैं। मतलब, और ये जो अपारदर्शक तरीका है, ये सिर्फ बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। जैसा हम आगे बात करेंगे, तो इनकी जो अनुशासिक कार्यवाही है ये एक रनिंग थीम है। उस पर मैं आ ही रहा हूँ कि अब जैसे छोटी कोर्ट्स कहना तो ठीक नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे बोलता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ के जो जज हैं, कैसे तय होता है इनका परफॉर्मेंस कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? इनके बॉसेस कौन हैं, कौन इनके काम पर नजर रखता है? हाँ, सो एट the judicial services which are manning the district courts वो ज़्यादातर जैसे सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी चलता है। ठीक है। तो जैसे सिविल सर्विसेज में ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है हर ऑफिसर की, वैसे ही वही स्टैंडर्ड ये जुडिशियल सर्विस में लागू हुआ है। अच्छा। और वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक होता है, जिस पर मतलब सबको डर होता है लाल पेन ना चल जाए, वो जब एग्जैक्टली। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। जैसे इंटेग्रिटी,
प्रोफेशनलिज्म, रिलेशनशिप विद द बार, ये सब फैक्टर्स लागू होते हैं जजेस के ACR में। और एक और स्पेसिफिक सिस्टम है जजेस के लिए, वो है यूनिट्स बेस्ड सिस्टम। जैसे कि हर एक जुडिशियल टास्क जो होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट दिया जाता है, और क्वार्टरली डिस्पोजल टारगेट्स भी होते हैं। जैसे 10 केस एक क्वार्टर में डिस्पोज करना ही करना है। अच्छा, ऐसे टारगेट देते हैं। तो अगर जज वो टारगेट को मीट नहीं करते हैं, जैसे समझो कि 150 यूनिट्स है एक क्वार्टर में, 150 यूनिट्स नहीं टारगेट करते, तो उनको ACR में पोर ग्रेडिंग आ सकता है। ठीक। जो फिर प्रमोशन, पोस्टिंग, ये सब में इन्फ्लुएंस होती है बाद में। तो ये जब ऐसी यूनिट सिस्टम होती है रेटिंग के लिए, तो प्रॉब्लम ये होता है कि जज का इंसेंटिव क्या होता है कि कौन से केसेस को डिस्पोज करना है पहले। सो अगर आपका कुछ टारगेट है कि चलो 10 केसेस डिस्पोज करने ही करने हैं, तो क्या करोगे आप? सबसे सिंपल इजी केस लेके वही पहले आप डिस्पोज करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे जहाँ पे बहुत सारे विटनेसेस है, ट्रायल लंबा समय तक चलेगा, वो केसेस आप शायद इतने जल्दी डिस्पोज नहीं करोगे, क्योंकि आपको टारगेट पे ध्यान देखना है। तो हम इसका बारे में क्रिटिक करते हैं कि ये यूनिट बेस्ड सिस्टम शायद गलत है जजेस के लिए, और कुछ और सिस्टम होना चाहिए। और ये प्रॉब्लम ये भी है कि यूनिट सिस्टम में इट इज़ नॉट लिंक टू टाइम। जैसे आप एक विटनेस को चलो क्रॉस एग्जामिन करो, वो यूनिट सिस्टम में बताता है कि 1 यूनिट मिलेगा एक विटनेस के लिए। अगर आप एक विटनेस 3 घंटे के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करना है या 10 मिनट में क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो 1 ही यूनिट मिलता है आपको। तो ये पूरा सिस्टम्स जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं जजेस को कि एफिशिएंसी में कैसे काम करना है, ये सब हमारे सही। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जज है उसके सामने आप ये समय सीमा मत तय करो, ये एक लिमिट मत लगा दो कि भाई इसे जल्दी केस निपटाओ, आप ये सब करो, क्योंकि कुछ केसेस कॉम्प्लिकेटेड हैं, और जल्दी केस निपटाने के चक्कर में जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं उनको कई बार फिर तारीख पे तारीख मिलती रहती है। वही एग्जैक्टली क्योंकि हर जज को अबाउट एवरी 3 years में ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। और जब ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र है, अच्छा, तो जब यूपी में 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, तो जब नए पोस्टिंग पे जाते हैं वहाँ पर भी उनके पोर्टफोलियो चेंज हो जाते हैं एवरी 6 months और 8 months की। आप सिविल जज रहो 6 महीने के लिए, उसके बाद आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 6 महीने के लिए रहो। तो एक जज एक केस पे ज़्यादा देर तक नहीं रहते, तो उनका कुछ इंसेंटिव ही नहीं है कि ये डिस्पोज करना ही करना। इसका बहुत फर्क पड़ता है कि जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड सा केस है जो 5 साल चला, 6 साल चला, एक जज साहब उस पर 3 साल रहे और वो चले गए। अब जो नए जज साहब आए वो वहीं से शुरू करते होंगे, हम तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या उनके आने से पूरे केस को लेकर जो अप्रोच है जुडिशरी की वो बदल जाती है? ऐसा भी होता है? मतलब उनको वो केस फिर से सुनना पड़ेगा फिर से? हाँ, तो नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है चलो विटनेसेस का, तो नेक्स्ट विटनेस से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है केस और उनका यूनिट सिस्टम, ये जो यूनिट सिस्टम है उनको ये 10 केस निपटाना ही है अभी इस क्वार्टर में, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स केस है और डिस्पोज नहीं हो सकता है उसी क्वार्टर में, वहाँ पे तारीख देंगे। तो यही प्रॉब्लम। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, आप यूनिट सिस्टम को समझिए और उसके साथ ट्रांसफ़र्स को इसमें कंबाइन कीजिए। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि आपको मान लीजिए इस क्वार्टर 30 यूनिट अर्ज करनी है, तो और आपको ये भी पता है कि शायद अगले साल आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्योंकि आपको वो यूनिट्स भी कमानी है, तो आप कोशिश करोगे तो कि जो जल्दी निपटने वाले केसेस हैं उनको मैं सुन लूँ, और फिर जो बहुत मुश्किल केसेस हैं जिनमें शायद ज़्यादा समय लगेगा, वो जो मेरा अगला सक्सेसर आएगा वो सुनता रहेगा। तो इससे इन दोनों चीज़ों को जब आप साथ में देखेंगे कि आप ट्रांसफ़र भी आपके होते रहते हैं हर 2 साल में और आपको ये यूनिट्स भी कमानी है, तो इनको साथ में देखने का नतीजा ये होता है कि वो जो आसान केसेस हैं उनको निपटाकर जो मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा समय लगने वाले केसेस हैं वो हमारे बैकलॉग में जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। और ये बड़ा पुराना कंप्लेंट है। हाँ। हमके इलाहाबाद के सर्कुलर्स मिले हैं 1930s से, जहाँ वहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं हाई कोर्ट जजेस कि आप लोग सिर्फ सिंपल केसेस को सुन रहे हो और कॉम्प्लिकेटेड केसेस बस बैकलॉग में जा रही है। मतलब
पुलिस की तरह जुडिशरी भी हमें कॉलोनियल रूल से मिला है, तो क्या हम बिल्कुल वैसे ही सिस्टम पे भी चल रहे हैं, कुछ परिवर्तन भी आया है? तो पुलिस का तो हमें फिर भी थोड़ा बहुत पता लग जाता है, जुडिशरी का बहुत पता चलता नहीं। नहीं, काफ़ी कुछ हम उसी तर्ज पे चल रहे हैं। जैसे कि ये जो ट्रांसफ़र्स की जो प्रक्रिया है, ये कॉलोनियल टाइम्स में सिविल ब्यूरोक्रेसी से ही आई गई है कि तब आपको लगता था कि शायद ज़्यादा फ़ेमिलियरिटी ना बढ़े, तो उस लॉजिक को हम चेंज नहीं कर पाए हैं। तो काफ़ी, और जिस ढर्रे पे हमारा जुडिशल आर्किटेक्चर पूरा निर्भर करता है, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें ट्वीक्स हुए ही नहीं हैं। तो वो जो हम आखिरी तीसरे पार्ट में बुक में जिसमें लिखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर तब था उससे अब तक उसके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया, लगभग वैसा ही चल रहा है। और आप कह रहे हैं केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आप ही की किताब में देख रहा था कि सन 87 से 87 से 2023 तक तकरीबन 35 साल है ये, मतलब जो भी, उसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जज बढ़े हैं 7,675 से 25,511 हो गए हैं, फिर भी 5,000 पोस्ट खाली हैं। हाँ। तो एक बड़ा कारण जो केसेस के पेंडिंग होने का है, ये भी तो है कि सीट ही नहीं भर रही है, वैकेंसी है नहीं, लेकिन देखिए जो 5,000 वैकेंसीज है वो ज़्यादातर 3 या 4 स्टेट में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। बाकी सारे स्टेट्स में जैसे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में देखिए वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत कम है। वो लॉ मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे एक डैशबोर्ड है जहाँ पे वो रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं अब, और आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादातर वैकेंसीज नहीं है, लेकिन फिर भी जुडिशियल डिलेज तो बहुत है। हाँ। तो हमारा थियोरी ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वैकेंसीज और रिसोर्सेज का नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप जज साहब को कैसे जो इंसेंटिव्स कहते हैं और जो पनिशमेंट्स, डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज हो रही है, वो भी बहुत इफेक्ट होता है कि कौन से केसेस सुनाए जाते हैं, अगर बेल देंगे या नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है जजेस के फंक्शनिंग में। शायद चित्राक्षी बता सकती है। हाँ चित्राक्षी, आपकी किताब ये कह रही है कि जज जो हैं वो जमानत कम देने लगे हैं, और कई बार जो सरकार से मुआवजा लेकर पीड़ित को देना है ये भी कम हो गया है, क्योंकि कुछ मामले आप लोगों की किताब बता रही है ऐसे भी हैं जिनमें देखने को मिला कि जमानत ज़्यादा देने वाले जज पर इंक्वायरी बैठ गई और मुआवजा ज़्यादा दिलवाने वाले पर भी बैठ गई। इससे जज डर गए हैं। तो ये हमारी किताब का मूल आर्गुमेंट है। ये इसमें हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो माहौल बन गया है आजकल जजेस में बेल ना देने का, जैसे अभी कुछ हफ्ते पहले ये बात उस इंटरव्यू के दौरान भी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 21,000 बेल याचिकाएं सुनी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को सुनने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि वो इतने सारी बेल क्यों सुन रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस हैं वो हिचकिचा रहे हैं बेल देने के लिए, और हमारा मानना ये है कि वो इस कारण से हुआ है कि कई सालों से जो अनुशासिक कार्यवाही इन जजेस पर हो रही है वो उस पर ज़्यादा लोगों ने विचार विमर्श नहीं किया है। पर हमने ये पाया है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, आपके ऊपर कोई मिसकॉन्डक्ट का आरोप नहीं है, पर उसके बावजूद क्योंकि आपने एक केस में बेल दे दी, जब कुछ अधिक केसेस में आपने 20 लगातार केसेस में बेल दे दी, तो आप उस शक के दायरे में आ जाते हैं कि शायद कि शायद आपने किसी एक्सटेनियस कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस होके ये निर्णय लिया होगा। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ऐसे आरोपों को सख्ती से ना लिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जब आप, तो इसकी प्रक्रिया के बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि क्या होता है कि ऐसे हाई कोर्ट्स में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, विजिलेंस कंप्लेंट्स जिनको कहते हैं, जजेस के खिलाफ। उसमें फिर हाई कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो प्रशासनिक समितियां होती हैं हाई कोर्ट जजेस की, वो ये निर्णय लेती हैं कि इन शिकायतों पे आगे इंक्वायरी की जाएगी। तो जब इंक्वायरी की जाती है तो इसमें एक इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो उस जज के खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठा करता है। तो हमने ऐसा कई बार पाया कि इन इंक्वायरी ऑफिसर्स को भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण नहीं मिला है, पर जो निर्णय लिया जाता है हाई कोर्ट समिति के द्वारा, इस सबूत के अभाव में भी वो ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत ठोस सबूत इकट्ठा करना ऐसे मामलों के लिए बहुत मुश्किल है। पर हम ये मान लेते हैं कि अगर आपने इतने सारे मामलों में बेल दी है तो ज़रूर है कि आप इससे प्रभावित हुए होंगे।
तो ये बहुत पेचीदा बहुत ही चिंताजनक विषय है कि ठोस सबूतों के अभाव में वो सिर्फ इस कारण ये उस जज को अपनी नौकरी से बर्खास्त कर रहे हैं। और हमने ये पाया है कि कई बार या तो उनको सस्पेंड किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, या उनकी पे काटी जाती है, या उनको पोस्ट रिटायरमेंट जो पेंशन्स होती हैं उनको डिडक्ट किया जाता है। तो क्योंकि ऐसे कई मामले तो हमें ही किताब को रिसर्च करते हुए मिले हैं, और कितने हुए हैं इनके आंकड़े वो सार्वजनिक नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें आंकड़ों में भी नहीं बताते हैं कि हमने इस साल इतनी शिकायतें दर्ज हुई, हमने इतने शिकायतों पे इंक्वायरी शुरू की, और हमने इतने जजेस को बर्खास्त किया। ये हमें सार्वजनिक तौर पे कहीं ये आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं। तो इन केसेस को रिसर्च करके हमने पाया कि ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ये समस्या है कि हमें ये नहीं पता कि दूसरी समस्या ये है कि जो नियम, डिसिप्लिन रूल्स जो सिविल ब्यूरोक्रेसी पे लागू होते हैं वो ही जजेस पे भी लागू होते हैं। बस इनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो हाई कोर्ट बन जाता है। तो एक तरीके से ये सरकार की दखलंदाजी से तो ये बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर जो हाई कोर्ट्स जिस तरह से इनकी प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं उसके कारण ये माहौल अब बन गया है कि जजेस बेल देने से हिचकिचाने लगे हैं। हमें एक मामला सिविल मामलों में भी, जो साधना चौधरी का केस है, उसमें हमने पाया कि उसमें आरोप सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो मुआवजा दिया है लैंड एक्विजिशन में वो बहुत ज़्यादा दिया है। तो अब अगर आप ऐसे मामलों पर कार्रवाई करोगे और जजेस को कोई प्यूनिटिव एक्शन उनके अगेंस्ट लेते हैं, तो जो उनके बाकी ज़िले में जजेस हैं उनको संदेश यही जाता है कि आप शक के दायरे में आ जाओगे अगर आप ऐसा करोगे। पर ये तो उल्टा आरोप भी लग सकता है ना, या शंका हो सकती है कि जो हाई कोर्ट की कमेटी ऐसे जजेस को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में ला रही है, मे बी वो सरकार से इन्फ्लुएंस हो। हाँ, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो हो सकता है। बोल नहीं सकते, अगर विमर्श में जाने लगे ये सब, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप विमर्श बता रहे हैं कि भाई इस तरह से हमें लगने लगा है, तो लगने तो फिर ये भी लग सकता है अगर इस किताब के जरिए या अब इस बहस के जरिए पब्लिक में बातें जाएंगी तो ये लगने लगेगा कि ये तो सरकार भी इन्फ्लुएंस कर रही है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी मुद्दा यही है कि जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो आप किस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। सबसे ज़रूरी उसमें ये होता है कि एक जज अपनी स्वतंत्रता से उस मामले में जुडिशियल डिसीजन ले सके, कि उस मामले में वो किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो और अपना निर्णय सुना सके। ठीक है, यूएस यूके में क्या होता है? हाँ, तो उसमें ऐसे जजेस को अगर वो अपने निर्णय में, जो जुडिशियल डिसीजन है उसमें अगर कोई गलतियाँ होती हैं और उनके पास कोई ब्राइबरी या मिसकॉन्डक्ट का कोई चार्ज नहीं है, तो उनको इम्यूनिटी दी गई है कि अनलेस अगर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो डिसीजन है वो किसी एक्सटेनियस कंसिडरेशन से या कोई करप्शन का चार्ज आपको प्रूव करना पड़ेगा। पर अगर आपके डिसीजन में कोई गलती है या आपकी सेंटेंसिंग में कुछ कमी है तो उसमें आप पे डिसिप्लिनरी इंक्वायरी नहीं हो सकती। हाँ, गलती तो हो ही सकती है। हाँ, क्योंकि उनका लॉजिक हमारे यहाँ भी है। हाँ, क्योंकि लॉजिक वही है कि अगर आपके निर्णय में कोई गलती है तो उसके खिलाफ जो भी पार्टी है वो अपील कर सकती है एपलेट कोर्ट में। बिल्कुल। तो उसमें आपको निर्णय को मूल बनाकर कोई अनुशासित कार्यवाही करना गलत है। हाँ, मतलब व्यक्ति के तौर पर आप जज को पनिश नहीं कर सकते हो। अगर निर्णय गलत है तो आपने एक प्रक्रिया बनाई है, आप बड़ी कोर्ट में चले जाओ, वहां पर निर्णय बदल जाएगा अगर ऐसा है तो कुछ। और जो रेमेडी भी है, अगर जज को सर्विस से निकाल दिया गया है, जैसे जज साधना चौधरी की केस में डिस्ट्रिक्ट जज थी, 16 साल के लिए लड़ी, 14 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, और वहाँ पे शी लॉस्ट हर केस, और फिर सुप्रीम कोर्ट को अपील की और सुप्रीम कोर्ट restored her job after 2 years. So total, she fought the battle for 16 years before getting back her job. और ये सिर्फ जज साधना चौधरी की केस ही नहीं है, बाकी बहुत सारे केस हमको मिले हैं जहाँ पे जज को भी तारीख पे इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्हें भी धक्के खाने पड़े फाइनली, उनको भी। आपकी किताब में ये लिखा है कि अगर आप इम्यूनिटी नहीं देंगे इन जजेस को तो ये होगा कि भाई हर मामले में जब कोई फैसला आता है तो एक पक्ष तो असंतुष्टि होता है जिसके खिलाफ आप फैसला सुना देते हैं। तो कई बार वकील भी होते हैं उसमें शामिल, कई बार बहुत सारे और पार्टीज भी होती हैं। तो ये तो हमेशा ही आसान है कि ऐसे जजेस के खिलाफ आप जाकर शिकायत कर दें। मतलब केस तो आप ऊपर ले ही गए, वो एक अलग बात है, लेकिन जजेस पर शिकायत हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं इसमें इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए ऐसे जजेस को। किस तरह की सुरक्षा मिल सकती है? तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो अनुशासित कार्रवाई करने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको आप एक रूल बेस्ड प्रक्रिया में मतलब
अभी भी ये रूल बेस्ड है, मतलब जो नियम सिविल ब्यूरोक्रेसी पे लागू होते हैं वो इन पे लागू होते हैं, पर इनको कुछ सुरक्षाएं चाहिए अपने जुडिशियल डिसीजंस के लिए। और दूसरी जो सबसे जो थोड़ी चिंताजनक बात है वो ये है कि जो इन इंक्वायरीज़ में जो एविडेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो आप सबूत पेश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि ठोस सबूत ना मिलने के अभाव में भी वो उनको दोषित करार दिया जा रहा है। वो हियर से एविडेंस पे हाँ, अफवाहों पर, जैसे कई मामले ऐसे हैं जिसमें उनको कोई सबूत मिला ही नहीं ब्राइबरी, कार्रवाई हो गई। हाँ, और कार्रवाई हो गई, उनको दोषी करार भी दे दिया गया, ये कहकर कि ऐसे मामलों में ये सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसी जो ये प्रक्रियाएं हैं उन पे क्लियर आप नियम बनाइए कि इस पैमाने का स्टैंडर्ड जो एविडेंस होगा उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, उससे पहले आप इनको बर्खास्त नहीं कर सकते। अगर आपको इस स्टैंडर्ड का एविडेंस नहीं मिला है तो आप उस केस में आप इन लोगों को बर्खास्त कैसे कर रहे हैं? तो आपकी किताब पढ़कर तो मुझे ये लग रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट के जज हैं वो तो पीड़ित हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि वो पीड़ित हैं, वो एक विक्टिम पार्टी के उन्हें भी लग रहा है ऐसा? वो कर रहे हैं अपने लेवल से कुछ हमने जितने व्यक्तिगत तौर पे जितने लोगों से बात हुई है उनसे तो सुनकर यही लग रहा है कि जो हमने कहा है उसमें काफ़ी सच है। नहीं तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं? तो जैसे वो अपनी जो एक तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन है जो सर्विस कंडीशंस के लिए लड़ती रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, पर जैसे और भी कई मामले हैं जजेस के, सिर्फ अनुशासिक कार्रवाई नहीं, जो इनका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है वो काफ़ी जो मूल्यांकन होता है उसके आधार पर जजेस को कंपल्सरीली रिटायर भी किया जाता है। तो ऐसे मामले हुए हैं आंध्र प्रदेश में और गुजरात में जहाँ पर उन्होंने उन नियमों को संवैधानिक चुनौती से उन्होंने लड़ने की कोशिश की है कि आप हमें कंपल्सरीली रिटायर नहीं कर सकते हो। तो इन जजेस के साथ क्या होता है कि जब वो 55 या 55 और 58 के उम्र जब वो पार कर जाते हैं तो उनका एक कंपल्सरी रिव्यू होता है जिसमें उनके जो पूरे रिकॉर्ड्स खोले जाते हैं और मान लीजिए उनकी एसीआर में कोई एडवर्स एंट्री रही हो उसको आधार बनाकर उनको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया जाता है, जिसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति शायद कहते हैं। तो उनको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जो भी जज इस उम्र के आसपास जो निर्णय ले रहा है वो यही सोच के निर्णय ले रहा है कि अभी मेरा ये रिव्यू ड्यू है और इसमें क्या, और फिर से पूरी ये प्रक्रिया हाई कोर्ट जजेस कंट्रोल करते हैं। जो आपका सुपरवाइजिंग जज है वो आपकी कैसी एंट्रीज दे रहा है उनको वो काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसमें जो इन लोगों ने जो जजेस ने चैलेंज किया है गुजरात हाई कोर्ट में, वो एपी हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि ये गैर संवैधानिक है और इस प्रक्रिया को आपको हटा देना चाहिए क्योंकि इससे जजेस में एक डर पैदा हो रहा है स्वतंत्र निर्णय ना ले पाने का। पर फिर जब ये अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना उसको खारिज कर दिया और फिर उसी को बेसिस मानकर गुजरात हाई कोर्ट ने भी वो चैलेंज खारिज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि जजेस ने कोशिश नहीं की है। अच्छा। तो जी सॉरी इफ आई कैन जस्ट ऐड टू वर्ड्स, सो दिस ये कंपल्सरी रिटायरमेंट जो होता है बिना कुछ हियरिंग का होता है। जैसे जज को कुछ चार्जशीट नहीं प्रेजेंट करते कि ये चार्जेस है आपके खिलाफ, अब आप डिफेंड करो। अब चार्जशीट नहीं होती है, हियरिंग नहीं होती है और रीजनड ऑर्डर भी नहीं है। तो बस 3-4 हाईकोर्ट जजेस बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये जो ACR है इसका अच्छा रेटिंग नहीं मिला है 3-4 साल में और शायद और कुछ कंप्लेंट हुए जिसका कुछ इंक्वायरी भी नहीं हुआ है और उनको निकाल दिया जाता है ऐसे। और ये 2005-6 से शुरू हुआ है, जैसे प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड विदाउट एनी कंप्लेंट्स। 2009 से लेके अब तक एटलीस्ट अबाउट 114 judges have been fired through this compulsory retirement route in mass firings, जहाँ जैसे गुजरात हाई कोर्ट एक शॉट में 12 जजेस को फायर कर चुकी है। तो जैसे बहुत स्टेट्स में कर्नाटका हाई कोर्ट नहीं है, जजों की कमी है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट भी 12 जजेस को एक साथ फायर कर दिए 2009 में। तो बस ये मास फायरिंग इंसिडेंट्स को लेके about 100 judges have lost their jobs in 15 years। जहाँ पे एक जज को निकाल दिया जाता है वो आंकड़े नहीं है हमारे पास, लेकिन जो मास फायरिंग है वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है तो हम वहाँ से कलेक्ट करके ये नंबर पे पहुँचे। तो अगर ऐसे जजेस को निकाल दिया जा रहा है उनकी नौकरियों से,
कि बिना हियरिंग, बिना रीजंस ऐसे कुछ, तो जजेस काम कैसे करेंगे, राइट? तो ये सिविल सर्विसेज में भी नहीं होता है ऐसे। जो कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है वो ज़्यादातर एक मेजर पेनल्टी कहा जाता है, जहाँ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी है और उनके खिलाफ कुछ सबूत है, तो कंपल्सरी रिटायरमेंट उनका हो जाता है, तो शायद उनके बेनिफिट्स ऐसे कुछ मिलेंगे, पेंशन वेंशन जैसा। ऐसे परफॉर्मेंस बेस्ड कंपल्सरी रिटायरमेंट सिविल सर्विसेज में नहीं होता है सर। तो अगर ऐसे डर में जजेस को काम करना है, तो वो ज़्यादातर वो जो रिस्की केसेस है, जो बेल कंट्रोवर्शियल केसेस में है, वो सिर्फ वो केसेस सुनेंगे ही नहीं। और ज़्यादा जो कुछ लॉज है, जैसे NDPS ले लो, NDPS, पॉस्को, लैंड एक्विजिशन, ये सब केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज सुन सकता है, उनके जूनियर वाले नहीं सुन सकते, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज। जहाँ जैसे NDPS में बेल देना है तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज दे सकता है, राइट? और वो सब डिस्ट्रिक्ट जजेस ये एज ब्रैकेट में होते हैं, 50 to 60 ज़्यादातर। तो उनको अगर आप ऐसे ट्रीट करोगे तो वो बस रिस्की केसेस को सुनेंगे ही नहीं। तो लोगों को तो कोई आइडिया नहीं इस बारे में कि इसलिए केस फंसे हुए हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि लोग जज नहीं है हमारे पास। ये एक कारण है, वो कई कारणों में से एक। और उसमें जो हम इस बुक में ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको कहते हैं जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये बहुत ज़रूरी पहलू होता है आपके डिसीजन स्वतंत्र लेने की क्षमता बनाता है ये, कि अगर आप अपनी नौकरी में सुरक्षित हैं तो आपको फिर आप महफूज हैं दखलंदाजी से, तो आप एक आज़ाद रूप से निर्णय ले सकते हैं कोर्ट्स में। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप तुलना में देखें कि हाई कोर्ट जजेस को जिस तरीके की सुरक्षाएं दी गई हैं इस उसमें, कि उनको अगर आप उनको बर्खास्त करना है ऑफिस से तो इम्पीचमेंट की जो पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, जो कितनी मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें पूरी कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होती है, जिसमें आपको पता है कि क्या आरोप लग रहे हैं, क्या इंक्वायरी हो रही है, पूरी संसद उसमें इन्वॉल्व है। और उसकी तुलना में आप देखिए कि जो जिला न्यायालयों के जो जजेस हैं उनको कितनी आसानी से आप बेदखल कर रहे हैं और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन इस तरीके से कर रहे हैं। और जब वो अपने मतलब एक देखा जाए तो आप जितने वरिष्ठ जज होते जाओगे उतना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, और जब आप 55 साल की उम्र पे हो तो आपके ऊपर इस मूल्यांकन के उससे आप बेदखल किए जा सकते हो या बर्खास्त किए जा सकते हो। तो शायद ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है। और ये इंक्वायरी रिपोर्ट ये सब तो पब्लिक में रखते ही नहीं है। जब हम RTI फाइल करते हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट तो दिखाओ, अगर अब ये जज को निकाल दिया गया है, इंक्वायरी रिपोर्ट तो दिखाइए, वो नहीं देते RTI। नहीं तो इनके लिए ये बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं है देने के लिए। नहीं है, बस देते नहीं है। हाँ, बस देते नहीं है, मतलब ऐसा कोई नियम तो नहीं है। हाँ, तो RTI एक्ट के अंदर देना चाहिए। अगर हाई कोर्ट जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन है पार्लियामेंट में, तो जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट के वेबसाइट पे लगा देते हैं। जैसे पिछले दो जो इम्पीचमेंट मोशंस थे, एक कैलकाटा हाई कोर्ट जज के खिलाफ और एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के खिलाफ, वो जजेस इंक्वायरी कमेटी जो बैठी है उनका पूरा रिपोर्ट है, कोई भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं ऐसे पब्लिक को दिखाना चाहिए ना कि क्या हुआ है, कार्रवाई कैसी हुई है और जज को क्यों निकाल दिया गया है। ये भी नहीं बताते। आंकड़े भी बहुत हाई कोर्ट नहीं बताते। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट से हम पूछे थे कि कितने इंक्वायरीज किए आपने 5 साल में, और वो बोले कॉन्फिडेंशियल है, नहीं दिखाएंगे आपको। 5 और हाई कोर्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हमको। सो अबाउट जैसे 5 साल में ये 5 हाई कोर्ट से 198 डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज हुई जज के खिलाफ, सिर्फ 5 हाई कोर्ट में, सिर्फ 5 साल में। और ये कंपेयर कीजिए आप जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इंडिपेंडेंस से आज तक सिर्फ 8 इम्पीचमेंट मोशंस मूव हुई हैं। तो इतना ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के खिलाफ इतनी क्यों डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज हो रही है? ऐसे नहीं है कि ये ज़्यादा करप्ट है हाई कोर्ट जजेस से, तो कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जो पब्लिक पे नहीं आ रही है ज़्यादा। प्रमोशंस को लेकर क्या मानक हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है? तो जो उनका मतलब इसमें एक तो ये करियर जुडिशरी है, तो इसमें वो बढ़ते जाते हैं, और वही जो उनके मूल्यांकन के आंकड़े हैं यूनिट सिस्टम के बेस्ड वो ही चलता है कि आपको इतनी यूनिट्स अर्ज करनी है, उसमें आपका जो रिव्यू होता है उसमें आपको रेटिंग दी जाती है।
और उसी को आधार मानकर आपका प्रमोशन होता है। जो एक डायरेक्ट एंट्री हायर जुडिशल जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का एग्ज़ाम होता है, वो आप अगर आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हो और आपकी इतने साल की प्रैक्टिस है तो आप उसके लिए भी काबिल हो, तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं उसमें। तो ये 2 तरीके हैं इसमें आपकी प्रोग्रेशन के लिए। इससे ऊपर जाने के लिए, ज़िला से ऊपर जाने के लिए तो वो तो फिर आप हाई कोर्ट में जो एलिवेशन की बात आती है तो उसमें तब आपको कंसिडर किया जाता है वो भी कि आप कितने सीनियर हैं और कितना आपके पास टाइम बचा है हाई कोर्ट पे सर्व करने के लिए। वहाँ पे और कोलिजियम के पॉलिटिक्स है वहाँ पे। हाँ। क्योंकि कोलिजियम ही हाई कोर्ट की कोलिजियम डिसाइड करेगी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट तक आएगा। और 1/3 तो गारंटी है कि एवरी हाई कोर्ट में 1/3 जजेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेंगे प्रमोट होना चाहिए। और इसमें अगेन वही सब है कि वो क्या रिकॉर्ड्स उनके पहले के हैं, ये सब दिखाना पड़ेगा, जिस पर हम बात कर रहे हैं। उसको बारे में भी हमें ज्यादा नहीं पता है क्योंकि वो हाई कोर्ट, हाँ वो तो फिर बहस है पूरी। हाँ उसमें तो पूरी बहस चली रही है, तो हमें उसके बारे में भी ज्यादा नहीं पता है कि वो किस आधार पर लोगों को एलिवेट करते हैं हाई कोर्ट। क्या जो अपर जुडिशरी है उसके अंदर भी ये विमर्श चल रहा है कि अब ट्रांसपेरेंसी लाने का सही वक्त है? नहीं। अगर आप देखिए कि जैसे हाई कोर्ट RTI एक्ट को इन्फोर्स कर रहे, लागू कर रहे हैं अपनी प्रोसीडिंग्स और रिकॉर्ड्स के खिलाफ, बहुत बुरी रेपुटेशन है हाई कोर्ट्स की। जैसे रूल्स भी कैसे बना रहे कि जो अगर कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे रूल्स बनाए RTI के अंदर, हाँ। हाई कोर्ट तो उसको डायरेक्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर ले। लेकिन हाई कोर्ट्स आपके खुद के रूल्स जो बना रहे हैं, एकदम कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है हाई कोर्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में। जैसे हमने एक किताब के लिए बहुत RTI फाइल की है हाई कोर्ट्स के साथ, बड़ी मेहनत से लिखी किताब है। हाँ, तो कुछ हाई कोर्ट्स है जो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और कोई और बॉम्बे हाई कोर्ट, उनका थोड़ा तो दे मेक सम एफर्ट कि चलो कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो शेयर करना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ और हाई कोर्ट्स हैं जो नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हमें, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और अगर आपको अपील भी करना है, आप जाएंगे चलो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कभी भी हाई कोर्ट के खिलाफ डिसीजन नहीं देंगी, तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बाद कहाँ जाओगे? फिर हाई कोर्ट जाना तो वही है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा फिर। तो एक सर्कल है पूरा। तो इनके खिलाफ कहाँ दरवाज़ा खटखटाए हैं? सुप्रीम कोर्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ है? क्योंकि आपको हिस्ट्री पता हो कि मे भी कोई गया हो एक्टिविस्ट बताने कहने कि साहब थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आप भी तो रखो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का तो खुद ही केस चल रहा था जिसमें जो रजिस्ट्री वो सूचना अधिकार के अंदर शामिल है या नहीं उसको रजिस्ट करते हुए काफ़ी सालों तक ये केस चला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसमें शामिल है। कमोडोर लोकेश बात्रा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के किए, उनका एक इंटरेस्टिंग केस है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, तो उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट से जो आंकड़े मांगे थे उसको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री RTI के अंडर एक पब्लिक अथॉरिटी के रूप में शामिल होती है या नहीं, इस पे कई साल के हाउ लॉन्ग इज दैट केस फॉर? 9 years, but also explain what the information was, the judgments, the reserved. हाँ, so वो जो सूचना मांग रहे थे वो ये था कि आपने जब एक फैसला प्रोनाउंस करने के लिए रिजर्व किया हुआ है और जब एक्चुअल प्रोनाउंसमेंट हुई है उसमें कितने दिन तक वो रुका रहा है। जैसे अगर आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए हैं, हाँ, तो जजमेंट लिखने में और डिलीवर करने में कितना टाइम होगा। तो जैसे आप बोलते हैं उसको रिजर्व फॉर जजमेंट, उसको और जजमेंट देने में कितना टाइम लगा है, तो ये आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया था। तो इसको मुद्दा बनाकर उनकी पूरी कि आप ये आंकड़े कैसे सार्वजनिक नहीं कर सकते हो, इस पे पूरी बहस चली है 9 साल तक। और वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऑर्डर दिया था। CIC ने बोला सुप्रीम कोर्ट की ये इन्फॉर्मेशन को आपको तो शेयर करना ही है, आप भी इसके दायरे में आती ही हो। तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अपील किया दिल्ली हाई कोर्ट को। सिंगल जज थे वहाँ पे, जस्टिस विभू बाखू, वो भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जजमेंट दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपील फाइल किया डिवीजन बेंच के सामने, और वो डिवीजन बेंच वो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हेड कर रही थी, और उनका कुछ वो शायद सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी, ऐसा कुछ अफवाहें थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट के शी रूल्ड इन फेवर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और कॉमोडोर लोकेश बात्रा ने फिर उसके बाद एक अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट एक लाइन में डिसमिस कर दिया उसको।
तो ये पूरा केस अब 7-8 साल चलता सुप्रीम रहा। कोर्ट के साथ। क्या कारण है कि इस तरह की बातें कम सामने आती हैं, किताबें कम लिखी जाती हैं, लोग कम कह रहे हैं सामने आकर, और मुकदमे भी कम ही लोग कर रहे हैं जाकर? मतलब आपने तो एक नाम ले लिया, लेकिन कितना कम है? आपको क्या लगता है, स्कॉलर हैं आप? मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट पावर्स हैं तो सबसे बड़ा चिलिंग इफेक्ट तो उससे आ जाता है। तो कि हम भी कंटेम्प्ट लगा सकते हैं और फिर तो घूमते उससे रहो। काफ़ी, हाँ, तो एक तो वो कारण है। दूसरी बात ये भी है कि शायद हमारे स्कॉलर्स और जर्नलिस्ट को भी ज़्यादा इसमें दिलचस्पी लेनी पड़ेगी और थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा कि एक्चुअल कारण क्या हैं। जैसे ये बड़ी मतलब आप सोचिए कि इतने सालों में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो सर्विस कंडीशंस जैसी मामूली बातों को भी आप सामने नहीं ला पा रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत हमारा भी फेलियर है एज अ सिटीजनरी। If I can add a little bit to that, प्रॉब्लम ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस ये नैरेटिव बिल्डअप किए हैं कि पैसे के वजह से जुडिशरी इतने काम नहीं कर रही है ठीक से, कि गवर्नमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दे रही है, फंडिंग नहीं दे रही, जजेस नहीं दे रहे। हाँ, एक खींचतान चल रही है हमारे बीच में। तो पूरा जो उनके पीआईएल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो पीआईएल्स भी होते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स पे, और पूरी बात सिर्फ ये दो चीज़ पे टिकी हुई है कि पैसे नहीं है और जजेस नहीं है। लेकिन ये तो सच है ही नहीं। यूपीए 1 के टाइम से 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पैसे दे रही है, बहुत यूपीए, उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दे रही है। डिजिटाइजेशन के लिए एक दूसरा अलग सा स्कीम है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे पैसे दे रही है, और वो ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट जजेस ही संभाल रहे हैं। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बस पैसे दे रहे हो, बोल रहे हैं कि आप संभालो। तो यही प्रॉब्लम है कि अगर आप इसे रिसोर्स क्रंच नैरेटिव से देखें, नहीं तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करिए। अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बात करना है तो पहले हाई कोर्ट जजेस से सवाल पूछने पड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप दिस एंटायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप कैसे काम कर। तो क्या सरकारें भी कुछ इस मामले में दखल दे रही हैं? क्योंकि आम लोगों के लिए तो बात करना बहुत कठिन है। आप कह रही हैं कंटेम्प्ट का डर है हमेशा कि भाई पता नहीं किस बात पे कौन फंस जाए, लेकिन सरकारें जिनके पास चेक एंड बैलेंस की ताकत है, संविधान ने दी है, वो इस तरफ कुछ काम करती दिखती हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 2003 में एक बिल लेट फाली नारिमन ने लाया था। जब वो राज्यसभा में एमपी थे, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वहाँ पे, तो वो एक बिल आए थे, जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स बिल, जैसे आंकड़े वाले बिल की कितने केसेस है, कितना टाइम लगा रहे डिफरेंट केसेस पे, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर ये आंकड़े हैं सबके पास, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, एटलीस्ट आंकड़े तो हों, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो वो बिल तो जैसे प्राइवेट मेंबर बिल तो कभी पास नहीं होते हैं पार्लियामेंट में, आखिरी वाला 1973 में पास हुआ था। तो वो लास्ट एफर्ट था कि पार्लियामेंट में कि चलो कुछ बेसिक रिफॉर्म। बस सरकार भी कॉलेजियम का झगड़ा तो लड़ेगी। हाँ, सरकार भी बस कॉलेजियम के बारे में। हाँ, मतलब वो भी जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, भाई उसमें पीड़ित भी तो हैं जुडिशरी में। तो कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग ज़्यादा ताकत रखे हुए हैं, उस पर किसी का ध्यान है नहीं। जैसे आप लास्ट 20-30 साल में देखिए जितने बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, सिर्फ एक कॉलेजियम का एक बिल है जो जुडिशियल रिफॉर्म्स का था, और 2010 में जब कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर थे तब एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो भी उच्च न्यायालय के लिए था, विच वाजंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो रिफॉर्म एजेंडा पे है ही नहीं। अच्छा, ज्यूरीज को लेकर भी आपने किताब में कुछ बातें लिखी हैं। ज्यूरी सिस्टम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें पहले हमारी जो ढांचा है उसमें जूरीज शामिल थी। उसके बाद इनका जो नानावती केस है उसके बाद इनको अबॉलिश किया गया, खत्म हो गई। तो उसमें हम चाहते हैं कि उसका रिवाइवल हो, कि उनको, और वो क्यों हो, उसके सबसे बड़ा कारण ये है कि इससे एक तो आम नागरिक को जो कोर्ट प्रोसेस है इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में, कि आप जूरा के तौर पर अंदर आते हो। दूसरा जो सबसे ज़रूरी कारण है जूरीज को रीइंट्रोड्यूस करने का, वो ये है कि जो जज अगर कई सालों से वो जज हैं, वो काफ़ी फेमिलियर हैं,
तो उससे एक सिनिसिज्म और एक जो बायस जो उत्पन्न हो जाता है आपके डिसीजन मेकिंग में, तो उसका ये एक ज़रूरी काउंटर है कि आप जूरर्स को लाइए जो सामूहिक तौर पर एक तो निर्णय लेंगे। तो मान लीजिए आप ये कह सकते हो कि जज के बायसेस हैं, उनके जो प्रेजुडिसेस हैं वो एक व्यक्तिगत एक आदमी के भी हैं, पर जब वो एक समूह के रूप में ये निर्णय लेंगे फैक्ट्स पर, तो वो आप एक दूसरे के बायसेस को काउंटर करने का आपको एक मौका मिलता है। तो जो और उससे जूरीज को लाने से पूरी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, उसकी लेजिटिमेसी है, उससे उसमें बेहतरी होगी। ये हमारा खत्म क्यों हुआ था लेकिन ये सिस्टम? उस पे हमारा जो मानना है वो ये है कि जो हमारे जुडिशियल एलीट्स जिनको कहा जाता है, जो उस वक्त जो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन्स रहे हैं, इन सब का ये मानना था कि जो भारतीय एक नागरिक है उसके पास, उसने इतनी पढ़ाई नहीं की है, वो इतना ज़्यादा वो जूरी, हाँ, वो जूरर बनने के काबिल नहीं है, तो उसमें शायद इतनी समझ नहीं है कि वो एक कोर्ट रूम में आके ये निर्णय ले पाए। ब्रिटेन तो में वो खत्म हो गया ये? नहीं, है। इनफैक्ट तो भारतीय नागरिक काबिल नहीं है, ब्रिटेन का नागरिक काबिल है। हाँ, तो ये यही बहुत तो ही problem। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा वो है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जिन जूरीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे साउथ कोरिया ने 2008 में, जापान में 2009 में, ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ पर उनको एक डिस्ट्रस्ट है लीगल सिस्टम पे कि शायद वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से एलीट्स के अगेंस्ट डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, हाँ। ऐसी जगह जूरीज को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भरोसा आप में, बढ़ता है हाँ, लोगों कि में। आप में उनका भरोसा बढ़े। और कि भाई हमारा स्टेक भी है, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में हमारे लोग भी, सिविल सोसाइटी भी इसमें शामिल हो और जाती ये है। नागरिकता का भी एक हिस्सा है ना। अगर आप जाके वोट दे सकते हो वही तो जूरी में क्यों नहीं? पूरा सिस्टम तो आपका वोट पे ही खड़ा है ना। और वो भी जूरी सिस्टम में ये तो नहीं है कि जज ही नहीं रहेगा, जज रहेगा, बैठेगा। जो टेक्निकल मामले हैं जैसे एविडेंस रूल्स, प्रोसीजरल रूल्स, वो सब जज तैयार करेंगे। आप सिर्फ फैक्ट्स को इंटरप्रेट करके अपनी राय रखें। अपने राय रखना, इनोसेंट, गिल्टी, या अगर कुछ आखिरी बार कॉम्पनसेशन देना। कहाँ था ये जो ज्यूरी सिस्टम था हमारे यहाँ? 1973 में अबॉलिश किया गया। हाँ, पर मेरे ख्याल से कैलकाटा और बॉम्बे वो द लास्ट 2 सिटीज़ जहाँ पर कुछ जूरीज आखिरी तक रही हैं। उसमें जब ये था भी, तब ये बहुत ज़्यादा, जो हमने पाया अपनी रिसर्च में, ये कि जब ये चल रहा था तब जो कौन जूरर बन सकता था, इसमें काफ़ी सारी कंडीशनैलिटीज़ थी कि आप एक पर्टिकुलर, आपको आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए या आपके पास शायद इतनी ज़मीन होनी चाहिए, तो उसी को बेसिस पे रख के आपको, हाँ, यू हैव टू बी अ मेल पर्सन। मोस्टली सारे रूल्स में ये था कि औरतें जूरीज में नहीं थी। तो उस वक्त के ब्रिटिश के ज़माने ये इंट्रोड्यूस वो कब हमने किया गया 73 था? तक माना, लेकिन हाँ, हमने तब तक माना। उसके बाद जो हमारा नया CRPC आया उसमें इनका कोई जिक्र नहीं था। तो उसमें तो अगर आप अब इन जूरीज को फिर से इसके बारे में सोचेंगे तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर समूह से इसमें रिप्रेजेंटेशन हो। तो और उसके बाद इससे जो आपकी न्यायिक व्यवस्था है उसकी लेजिटिमेसी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। ये हमारा आर्गुमेंट है। तो आप कह रहे हैं ज्यूरी सिस्टम जरूरी है, और क्या कह रहे हैं आप इस किताब के जरिए, और क्या जरूरी है जितना हो गया उसके अलावा? और बहुत कहने के लिए हाँ, है, बहुत कुछ है। फिर भी संक्षेप में बताइए। लेकिन ये हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे आम नागरिक को बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। क्योंकि जो इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया को, तब वो हर साल एक रिपोर्ट निकालते थे। एवरी हाई कोर्ट यूज्ड टू कम आउट विद अ रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें डिटेल से आंकड़े होते थे और कमेंट्स होते थे कि कैसे सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। अब ऐसी बात मत कीजिए कि मुझे लगने लगे कि 47 से पहले बहुत अंग्रेज ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे। नहीं, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग हमसे ज़्यादा बेहतर थी। इसमें हमने अपने अध्ययन में तो यही पाया है कि जिस तरीके से जो वो आंकड़े रिलीज़ करते थे, उनकी ग्रैन्युलैरिटी, मतलब वो किस तरीके के सूट, कितने कौन से तरीके का कोट उन पे, तो उस मामले में, क्वालिटी के मामले में वो बेहतर थे। जैसे आजकल के एनुअल रिपोर्ट्स देखो, आप जाके सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, 30 पेज तो जजेस के फोटोग्राफ्स छपे हुए हैं। यूजफुल इन्फॉर्मेशन बहुत कम है उसमें। तो एक बेसिक सा चीज़, अगर एक एनुअल रिपोर्ट आप हर साल पब्लिश करो जिसमें डिटेल आंकड़े हैं, थोड़ा सा रिव्यू है कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी एक फर्स्ट स्टेप होगा कि पूरे सिस्टम को कैसे ओवरहॉलिंग की जाए। हाँ, रिफॉर्म करना है।
तो ये सब बस ये कुछ एक सॉल्यूशन नहीं है ये सब चेंज करने के लिए, बहुत सारे चीज़ को चेंज करना पड़ेगा ताकि सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़े। मगर मुझे लगता है कई बार ऐसी बातें, मतलब अब जो आपकी किताब पढ़कर लगा, आपसे बात कर लगा, ये लगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, नीचे से ऊपर तक कई तरह के प्रॉब्लम है। हम तो सुनते हैं बस कोलेजियम वाला मामला और जज कम है, पर मुझे ऐसा लगता है, आप बेहतर बताएंगे कि ऐसा भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बैठे हैं उनमें से कोई भी तैयार नहीं होगा किसी तरह के रिफॉर्म के लिए, क्योंकि कई बार कुछ बयान ऐसे आते तो हैं जिससे लगता है कि हाँ ये जज साहब चाहते हैं कि भाई कुछ चेंज होना चाहिए, जाते जाते ये भी चाहते हैं कि अब कोई रिफॉर्म का सही समय है, अब आप कर डालो। सबके पास ताकत भी तो नहीं है ना तो उतनी। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजेस हैं जो रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? जो पीआईएल के जो रूट है जहाँ जज कोर्ट में बैठ के फैसले सुना रहे हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल है ऐसे पीआईएल के माध्यम से नहीं डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टेक होल्डर्स है, बहुत सा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये हमारा एक क्रिटिसिज्म है। व्हाई डू यू? हाँ, तो इसमें काफ़ी सारे जो जुडिशल रिफॉर्म्स, जो सुधार के जो मुद्दे आए हैं वो पीआईएल के ज़रिए से आए हैं, पर इसमें परेशानी ये हो जाती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक रूप से कोई ताकत नहीं दी गई है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को सुधार के जो प्रशासन में दखलंदाजी करने के लिए। तो एक पीआईएल के रूट से सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक तौर पे कोई अधिकार नहीं है उनके प्रशासन में कोई सुधार करने का। तो पीआईएल से एक तो वो डाइवर्ज हो जाता है। दूसरी चीज़ जो परेशानी वाली ये है कि ये पॉलिसी के मुद्दे हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य प्रशासन हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, बाकी इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप एक कोर्ट रूम को साइट बनाकर उसके ज़रिए से ऐसे फरमान सुना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माध्यम नहीं है पॉलिसी तय करने के लिए। तो हमने जैसे 2 उदाहरण मैं दूं तो ये सबसे पहला है कि जजेस जब आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसके लिए आप किन फॉर्मूलों को आधार बनाते हैं, इसका काफ़ी सारा जो इसकी सारे सुधार की जो आइडियाज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आए हैं। तो हमने ये पाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आधार बना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक ज़्यादा कंसल्टेटिव प्रोसेस की ज़रूरत है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स एक समान रूप से शामिल हों और फिर वो निर्णय लें कि कैसे किन चीज़ों को आधार बनाकर आप जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। तो हम जो कहना चाह रहे हैं उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे आंकड़े इकट्ठा करें कि आपको पता चले कि एक जज किस तरीके के केस में कितना टाइम लेता है। उन चीज़ों को आधार बनाकर फिर आप ऐसे फॉर्मूलेज बनाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा तो कुछ सालों तक वो कह रहे थे कि आप ये जज पॉपुलेशन रेशो अपनाइए, उसके बाद उन्होंने चेंज करके एक नई कमेटी का गठन किया कि आप इन चीज़ों को, तो वो बहुत ज़्यादा एक स्टेबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक तो उसकी कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई दबाव है कि हर साल आप ये नीड्स असेसमेंट कीजिए या ऐसा कुछ। अगर आप ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो ऐसे पीरियोडिकली कर सकें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है एक स्थायी सुधार के लिए। और डिजिटल होना ज़रूरी है। आपने इसमें शाहरुख खान के बेटे का भी जिक्र किया और अक्सर ये तो हम सुनते ही हैं। नहीं, वो हमने उसमें किया है कि जो ई कोर्ट्स, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम चल रहा है, पर वो एक बहुत ही फंडामेंटल सी चीज़ कि अगर आपको बेल मिल गई है तो और आपके रिलीज में जितना टाइम लगता है उसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आप ये सारी प्रोसेसेस डिजिटल कर दें, वहाँ पता चल गया जमानत मिल गई है और अगला व्यक्ति अभी तक रिहाई से नहीं हुआ क्योंकि बेल ऑर्डर नहीं पहुंचा है। तो बेचारा शाहरुख खान का बेटा ऑथर रोड जेल में था और वहाँ पे एक नियम है कि 5:30 बजे तक बेल ऑर्डर, एक वो लेटर बॉक्स होती है जेल के बाहर, वहाँ पे दाखिल करना चाहिए, और वो नहीं था, तो बेचारे को एक और रात बितानी पड़ी जेल में। तो ये इस एज में जहाँ ईमेल, SMS, व्हाट्सएप ये सब है, तो पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, क्योंकि ई कोर्ट्स तो उनके नीचे है। तो ऐसे सिस्टम होना चाहिए कि अगर जज साहब ने बेल ऑर्डर प्रोनाउंस किया है तो एक सर्टिफाइड कॉपी ऑटोमेटिकली बेल ये प्रिजन्स को जाना है, प्रिजन सुपरिटेंडेंट को जाना चाहिए। और ठीक है, एक सेकंड भी किसी का जेल में रहना मतलब मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर आपकी वहाँ जमानत हो गई है तो बात खत्म हो गई, वही तो है ना। आप अपने कागज पत्र बाद में पूरे करते रहिए, कॉपी सॉफ्ट कॉपी आप तक पहुँच जाए।
कई मामले ऐसे भी जिनमें लोगों को लगता है कि हमारे साथ तो देखिए जिस तरह से बर्ताव होते हैं वो अलग हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ अलग हैं। मुझे याद है सलमान खान का मामला, जब उन्हें शायद दोषी सिद्ध हुआ था या क्या, मुझे क्लियरली याद नहीं, लेकिन उनकी बहन भागकर कोर्ट पहुंची थी, शाम को कोर्ट बंद होने वाली थी, उन्होंने फिर वहाँ पे कुछ अपील लगाई, तो एक ऐसा माहौल बना, मुझे नहीं पता कितना सच झूठ है, कि यार देखिए सेलिब्रिटी लोगों के लिए अदालतें रुक भी जाती हैं, कई मामलों में अदालतें रात को खुल भी जाती हैं, और हमारे मामले फंसे रहते हैं, छुट्टियां भी हो रही हैं इतनी, ये सब भी चल रहा है। तो इस तरह की कुछ इश्यूज हैं। वो तो ज़्यादातर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऐसे हमने कुछ ऐसे सुना नहीं है, लेकिन हाँ हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में तो हुआ है ना, कभी कभी सैटरडे को बैठते हैं, संडे को बैठते हैं, स्पेशल हियरिंग होता है अगर कोई सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट के लिए भी हुआ है, तो हाँ ये सब तो हो रही है। और कई बार अच्छा भी लगता है कि कोई बहुत अर्जेंट मामला है कि सुप्रीम कोर्ट रात को बैठ गया, इससे एक अच्छा संदेश भी जाता है, और कई बार पब्लिक परसेप्शन में ये भी जाता है कि अदालतें बड़े लोगों के लिए खुल जाती हैं। छुट्टियों का मामला भी है कि छुट्टियां मिलती हैं लंबी। हाँ, लेकिन छुट्टियां इतनी बड़ी मामला इतना भी नहीं है, क्योंकि हाँ देखिए जो ज़्यादातर जो कोर्ट्स है, जैसे यूएस में भी जो यूएस सुप्रीम कोर्ट है वो हर रोज़ नहीं बैठते, उनका सेशंस होता है, जैसे 4 हफ्ते या 5 हफ्ते का सेशंस होता है जहाँ पे वो ओरल आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, उसके बाद वो हॉलीडे नहीं है, बस कोर्ट डेली कोर्ट नहीं होता है, क्योंकि तब उनको सोच के कॉन्फ्रेंस करके जजमेंट्स लिखना पड़ता है। तो हमारे जज भी ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस है, जब उनका समर वेकेशन आता है, ये नहीं कि वो हॉलीडे जा रहे हैं यूरोप, ज़्यादातर जजमेंट लिखते हैं। जजमेंट लिखना भी बहुत बहुत काम है, बहुत बड़ा पार्ट है वो। और अगर वो हर रोज़ कोर्ट में बैठ के सुनवाई में बैठेंगे, हाँ, तो जजमेंट कब लिखेंगे? अगर उनसे अच्छे जजमेंट लिखने हैं तो टाइम लगेगा, समय लगता है। तो वेकेशन पीरियड में ज़्यादातर जजेस यही करते हैं। तो वेकेशन को ज़्यादा को अबॉलिश करना कुछ ऐसे बड़ी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जज की लाइफ को भी देखो ना, अगर हर रोज़ 10:30 से 4 बजे या 5 बजे आप कोर्ट में हैं और आपको कंटिन्यूसली अलर्ट रहना पड़ता है, ऑब्वियसली ये नहीं कि कभी कभार आप सो जाओ या डे ड्रीम करो, तो ये इंटेंस जॉब है। और ये सब ज़्यादातर सीनियर सिटीजन है ना सुप्रीम कोर्ट में, 62 का। ये जो यूट्यूब स्ट्रीमिंग अभी चली हैं, उसे लेकर एक बार मैं देख रहा था कि जज साहब ने किसी वकील साहब से कुछ पूछा, और वकील साहब बिना कागज़ के आए थे, तो जज साहब ने कहा कि ये गलत है, अब मैं आपको तारीख दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा है ये अभी वीडियो बन रहा है, मैं चाहता हूँ ये जाए और आप लोगों के क्लाइंट्स को पता चले कि ये जो आप हम पर आरोप लगाते हैं ना, जज ने तारीख दे दी, इसका एक बड़ा कारण आप लोग खुद हैं, आप लोग तैयारियों से नहीं आते हैं और इसको भुगतता आपका क्लाइंट। तो कुछ यूट्यूब स्ट्रीमिंग से भी भला हुआ लोगों का। हाँ, यूट्यूब स्ट्रीमिंग से तो भला हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि पहले कोर्ट्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे सब नहीं जाते रोज ना, हाँ, तो उनको पता नहीं चलता कि ये कैसे काम कर रहा है। हाँ, थोड़ी फैमिलिटी हुई है, पता लगता है अच्छे से बैठते हैं, यहाँ बोलते हैं। तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स तो 20-30 साल से, हाँ, सुषमा स्वराज के टाइम पर शुरू हो गया था, 20 साल से। तो लोगों को, नागरिक को ये सब जानकारी होनी चाहिए कि कोर्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो अच्छा ही हुआ है कि हाँ, जैसे पार्लियामेंट में हुआ 99 की बात है, शायद ऐसे ही कोर्ट्स में भी हो सकता है, मतलब हर मामले में तो शायद नहीं हो सकता, पर कुछ मामलों में ऐसा हो कि आम नागरिक भी देख सके कैसे कार्रवाई होती है। कोर्ट्स भी देश की ही हैं, नागरिकों को ही लेना देना है उससे, और क्लाइंट्स का भी पैसे वैसे बचते हैं ना ज़्यादातर, क्योंकि अगर अब बहुत से क्लाइंट्स को सुप्रीम कोर्ट नहीं आना पड़ता है, सही है, ऑफिस में बैठ के, जैसे समझो कि कोई हैदराबाद या चेन्नई से है, तो अब वो अपने ही घर में या ऑफिस में बैठ के देख सकता है कि वकील क्या कर रहा है। हाँ, ये भी, और फिजिकली भी अपीयर नहीं होना पड़ता, तो कई बार कोर्ट अलाउ करते हैं कि आप लोग आ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस तो दिखते हैं, पर आप जो ये बता रहे हैं और आपकी ये जो शानदार किताब है, इसमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स के बारे में ज़रूर है। मैं चाहूँगा कि इसे पढ़ा ज़रूर जाए, और वो लोग तो ज़रूर पढ़ें जिनकी कानून में रुचि है, वो लोग ज़रूर पढ़ें जो LLB LLM कर रहे हैं, वो तो ज़रूरी पढ़ें जिन्हें जज बनना है। डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए, इतना वक्त दिया, थैंक यू। और शुक्रिया इस किताब के लिए भी, जिसका नाम है तारीख पे जस्टिस, रिफॉर्म्स फॉर इंडियाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़्यादा, लेकिन इन अदालतों के बारे में बहुत कम।
जहां वाकई सबसे पहली बार आमना सामना होता है आम भारतीय नागरिक का। पहली बार जज साहब दिखाई देते हैं। पहले फिल्में ही ज़्यादा पहले थी जिनमें पता चलता था अच्छा कोर्ट ऐसी होती हैं, पर बहुत सारे लोगों को झटका लगता है पहुंच कर के अच्छा कोर्ट ऐसी नहीं ऐसी होती है। पढ़िएगा, साइमन एंड शेस्टर से किताब आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने ध्यान से सुना। थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा भारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है मज़ा आया होगा आपको। एक किस्सा और है जाते जाते मैं चाहूँगा आप ज़रूर सुनाएं। जब हिंदुस्तान की सरकार ने दुनिया में मान लिया था कि हमारी कोर्ट्स तो देखिए साहब अक्षम हैं, बहुत काबिल नहीं है, एक बड़ा मामला था, वो क्या था? तो उसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो केस था, तो उसमें वो ये डिसाइड किया जा रहा था कि इसकी सुनवाई कहाँ होगी। तो इसमें भारत प्रशासन ने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो ये था कि जो काफ़ी आश्चर्यजनक है, तो उन्होंने जाके ये कहा कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो नाकाबिल है इतने क्लिष्ट मामले को सुनने के लिए, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज हैं, तो इसकी सुनवाई शायद यहीं होनी चाहिए। बाहर अमेरिकन हाँ, तो ये अमेरिकन कोर्ट में होनी चाहिए। और इनफैक्ट क्योंकि कंपनी अमेरिकन थी। हाँ, तो यूनियन कार्बाइड ने इनफैक्ट ये कहा कि नहीं आप ये भारत में ही सुनवाई हो सकती है, और हमें लगता है कि वो कोर्ट्स काफ़ी काबिल हैं। हाँ, तो ये फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क के सामने हुआ था, जहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट पेश की थी कि ये हमारे कोर्ट्स काबिल नहीं है, आप ही सुनवा लो और जजमेंट फैसला दे दो। और जिसका और यूनियन कार्बाइड ने इंडियन जुडिशरी को डिफेंड किया था। नानी पालके वाला उनका एक्सपर्ट विटनेस था, और वो अमेरिकन जज को बता रहे थे कि नहीं इंडियन जुडिशरी सुन सकती है। हाँ, हम पर मुकदमा है, हम ही बता रहे हैं आपको, ये ठीक है, ये सुन लेंगे आप रैन। और बेचारे वो अमेरिकन जज ने इंडियन जुडिशरी के को डिस्क्राइब किया था कि हाँ नहीं, इंडियन जुडिशरी ये सुन सकती है, काबिल है, तो आप प्लीज़ यहाँ अमेरिकन कोर्ट में मत आइए, आप वहीं पे जाइए, आप अपना मामला खुद सुनो। तो ऐसे ऐसे वाक़ये भी हुए हैं हमारे न्यायिक इतिहास में, तो सुनिएगा या पढ़िएगा इस किताब में, तारीख पे जस्टिस। बहुत शुक्रिया, अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी।